नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप में देख रहे हैं मेरा चैनल द एक्शन रिप्ले। आज मैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के विश्लेषण को आगे बढ़ाऊंगा और इसमें मैं झारखंड के विशेषकर कुछ बात करूंगा। महाराष्ट्र में तो जैसा चल रहा है, काफी कुछ विश्लेषण हो चुका है, बहुत कुछ बातें की जा सकी है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको अभी भी ईवीएम या कुछ और फैक्टर्स पे भाजपा की भारी जीत को बता रहे हैं। आज मैं सुबह एक विश्लेषक को सुन रहा था, उनका कहना था कि ये जो भाजपा की जीत है इसमें गॉड हैंड ऑफ गॉड था। हैंड ऑफ गॉड मतलब वो उसको बात को रेफरेंस कर रहे थे जब 1986 में मैराडोना के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था और उस समय जो सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाथ से गोल किया था, उससे के चलते उन्होंने इसको हैंड ऑफ गॉड बताया था और अर्जेंटीना फाइनली फाइनल में जर्मनी को हराकर जीत गई थी। तो खैर, इस तरह की मेल्टडाउन चल रहा है कि लोग इसको हैंड ऑफ गॉड बता रहे हैं कि भगवान का कोई हाथ रहा होगा या कुछ इस तरह की विचित्र घटना रही होगी जिसके कारण वो महाराष्ट्र में जीते। तो महाराष्ट्र में अभी भी जो लिबरल मीडिया है और जो विपक्षी दल हैं, वो किसी तरह से मुख्यमंत्री के चुनाव पर विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसमें उनको मुश्किल होगी। एनीवे, आज या कल में, कल चूंकि अंतिम तिथि है मुख्यमंत्री नए सरकार के गठन की, तो वहां पर सरकार गठन हो जाएगी और जैसा कहते हैं कि ऑल एंड वेल, ऑल इज वेल व्हेन व्हेन एंड्स वेल। सो वहां का तो इस तरह से पटाक्षेप हो जाएगा। बाद में उसकी कहानी चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने उन्हीं मुद्दों पर अड़ी हुई है कि वो संविधान, जातिगत जनगणना वगैरह वगैरह के जो मुद्दे हैं उनके, वो लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि वही मुद्दे आगे काम करेंगे। अब मैं बात करता हूँ झारखंड की। झारखंड में जो तीन मुख्य, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय के पहलू बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो ये है कि जो उनकी मैया योजना है, मैया योजना में डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को वहां पे दिया गया था और उसका जैसा जैसा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फर्क पड़ा, वहां भी बताया जाता है कि इसका असर पड़ा और भारी संख्या में महिलाओं ने उनको वोट दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया। तो ये तो एक कारण बताया है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो ईडी ने चुनाव के कुछ समय पहले सोरेन की गिरफ्तारी की थी, उसका उनको सहानुभूति मिली और आदिवासियों में जो उनकी पैठ पैठ है उसका उनको भारी संख्या में वोट मिले और इसी कारण उनकी विजय हुई। ये चुनाव झारखंड का देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक सांत्वना पुरस्कार है, क्योंकि उनके भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पे चढ़ के वो भी करीब 15-16 सीटें जीतने में सफल रहे और अब शायद सरकार में भी शामिल होंगे। तो शायद ये चौथी, तो इस तरह से चौथी सरकार होगी जिसमें जो कि जिसमें कांग्रेस शामिल होगी और फिर आगे की जो भी राजनीति होगी उसको देखा जाएगा। लेकिन आज सुबह मैंने एक विश्लेषक जो है हमारे प्रवीण प्रदीप सिंह जी, जिनका अपना खुद का आज का अखबार करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका विश्लेषण सुना झारखंड के चुनाव परिणामों पे। उन्होंने कहा कि ये सब तो बातें हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि भाजपा ने यह चुनाव भावनात्मक आधार पर लड़ा, तथ्यात्मक आधार पर नहीं या विश्लेषण के आधार पर नहीं। उनका कहना है कि भाजपा के पास दो तीन बड़े मुद्दे थे, जिनमें कि एक घुसपैठियों का मुद्दा था, दूसरा बटोगे तो कटोगे था और तीसरा उनका एंटी इनकम्बेंसी। तो इनका फायदा भाजपा को उठाना चाहिए था, लेकिन भाजपा उठा नहीं पाई। ये तीन नैरेटिव उसके पास थे, लेकिन कोई भी चुनाव नेतृत्व और नैरेटिव दो के साथ में जीता जा सकता है। भाजपा के पास नैरेटिव था लेकिन लोकल नेतृत्व नहीं था। भाजपा ने जो वहां पे चुनाव प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां पर मुख्य प्रबंधक बनाया था और उनके असिस्टेंट थे हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों के मामले में काफी कुछ काम किया और काफी एग्रेसिव तरीके से वहां पे कैंपेन किया और शिवराज सिंह को भी प्रबंधन में काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन वहां पर ये दोनों ही बाहर के भेजे गए थे और जो कि हेमंत विश्व शर्मा को छोड़ो तो शिवराज सिंह वहां की ज्यादा जमीनी हकीकत से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थे। तो और ये भी बताया जाता है कि उनको उनके हिसाब से काम भी शायद नहीं करने दिया गया और इसलिए वो इफेक्टिव नहीं रहे। या मैं एक और बात बता दूं कि जो मैया योजना है, जिसके जो बताया जाता है कि ये विशेष तौर पे वहां पे विजय का कारण हुई, वो एक शिवराज सिंह की पुस्तक से ली हुई एक योजना है, क्योंकि इस लाडली बहना योजना उन्होंने पिछले 2023 के चुनावों के पहले
मध्य प्रदेश में शुरू की थी और उसका उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। मध्य प्रदेश में करीब करीब 165 सीटें वहां पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी ने जीती थी, जबकि विश्लेषकों का मत था कि इस बार हार जाएंगे शिवराज सिंह और बीजेपी वहां पर। तो उन्होंने अपनी इस लाडली बहना योजना के लिए वहां को पलट दिया और उनके ही एक हिंट लेके हेमंत हेमंत सोरेन ने वहां पर एक योजनाएं बनाई थी। खैर, लेकिन जो प्रदीप सिंह जी का कहना है कि वहां पे उनका हारने का कारण मुख्यतः ये है कि उन्होंने आरसू से गठबंधन किया। और उन्होंने आरसू से 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं किया था, ये उनके हारने का कारण था। तो ये काफी विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि जीतने का कारण भी हारने का कारण भी वही था, और अब गठबंधन करने के बाद भी हारने का कारण वही था। पिछले 2019 और 2024 के बाद उसमें के दौरान जयराम महतो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। कुर्मी समाज के दोनों, जयराम महतो और सुदेश महतो, जिनके जो आरसू के नेता है, दोनों ही कुर्मी समाज से संबंध रखते हैं। और 2019 के चुनाव में जब उनका सुदेश महतो के आरसू से वो कोलेब्रेशन या गठबंधन नहीं हुआ था, तो उसका उनका काफी असर पड़ा था। और शायद अगर उनका गठबंधन हो जाता तो बीजेपी काफी बेहतर स्थिति में होती और शायद सरकार बनाने के निकट भी होती। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार बना ही लेती, इतनी सीटें उसको मिल ही जाती, बट डेफिनेटली जितनी उन्होंने सीटें जीती उससे वो बेहतर जीतती। अब इसी बीच नए जयराम महतो, जो कि यंग हैं और नए हैं, उन्होंने कुर्मी समाज में अपनी जगह बनाई और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में 2 या 3 सीटों पर बीजेपी को हरवा दिया। जयराम महतो ने अपनी पार्टी का गठबंधन करने के लिए बीजेपी से चाहते थे और कई मीटिंगें भी हुई थी, और मीटिंगों में वो जो कोऑर्डिनेट किया था वो हेमंत विश्व शर्मा ने किया था, पर अंततः बीजेपी के नेतृत्व ने को ये स्वीकार नहीं हुआ और वो विश्लेषण के आधार पर जाने के बजाय भावनात्मक आधार पर गई, जो कि उनका सुदेश महतो से था, और उन्होंने सुदेश महतो से गठबंधन किया। ये जो आंकड़े बताते हैं कि करीब 17 सीटों पर जो सुदेश महतो की पार्टी थी उसने 4,000 से लेकर 48,000 तक वोट लिए। तो ये बहुत बड़ा वोट कटवा और डिफरेंशिएटर महसूस हुआ, और इसकी वजह से कम से कम 10-12 सीट में बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता कि इन दोनों का कोलैबोरेशन गठबंधन हो जाता, तो शायद बीजेपी आज सरकार बनाने की स्थिति में होती और जो झामुमो का गठबंधन है उसको जीत नहीं मिल पाती। तो ये एक विशेष कारण है जो कि आज के जो मैंने जो सुबह विश्लेषण सुना प्रदीप सिंह जी का, उन्होंने बताया। अब बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी को लोकल लीडरशिप वहां पे डेवलप करनी होगी, जो कि लोकल आदमी हो। बीजेपी के पास मुद्दे बहुत हैं, ओनली थिंग इज उनको भुनाने वाला वहां पे चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा ने काफी कोशिश की और उनको पूरे अंक दिए जाने चाहिए कि उन्होंने वहां पे माहौल बनाया। लेकिन जो कुर्मी समाज मेरे ख्याल से ये वही कुर्मी समाज है जो नीतीश कुमार का है। कुर्मी समाज के जो वोट काटे गए, वो जो सुदेश जो जयराम महतो ने काटे, उसका उन पर काफी बुरा असर पड़ा और बीजेपी अंततः ये चुनाव हार गई। हो सकता है कि अगर ऐसा होता तो बीजेपी डेफिनेटली सरकार बनाने के समीप होती। बीजेपी का एक और हारने का कारण है कि आदिवासी जो 28 सीटें थी उनमें वो केवल एक ही सीट जीत पाई। चंपई सोरेन का उनके पास आना कोई फर्क कोई उनका असर नहीं पड़ा। वो केवल अपनी एक सीट ही इस आदिवासी क्षेत्र में बचा पाए। खैर, ये तो झारखंड एक बहुत छोटा राज्य था और उसका राजनीति पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो घुसपैठियों का मुद्दा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, जो भाजपा उठाना चाहती थी, और शायद अगर भाजपा की सरकार बनती तो वो एक बेहतर स्थिति में होते इसको टैकल करने के लिए और इस खतरे से राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए। अब देखना है कि हेमंत सोरेन इसका क्या संज्ञान संज्ञान लेते हैं और किस तरह से घुसपैठियों को वो नियंत्रित करते हैं। तो यही देखना होगा। हेमंत सोरेन मेरे ख्याल से ईसाई समाज से आते हैं और जो पूरा आदिवासी समाज है वो ईसाइयों में कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। तो हो सकता है वो ईसाई हैं तो मुस्लिम जो शरणार्थी बांग्लादेश मुस्लिम जो घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, वो
बेहतर तरीके से इसको टैकल कर सकें और ये राष्ट्र हित में भी होगा। उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय सरकार से कोई झगड़ा नहीं है। तो दोनों के कोलैबोरेशन करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का साथ लेके और एक साथ चल के शायद वे भी गुटखोरी की इस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आज बस इतना ही। आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा ये चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य कीजिए। अगले एपिसोड में कुछ और नए मुद्दे लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम।